हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का टॉपिक स्पेक्ट्रम एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन। तो ये हमारा +1 केमिस्ट्री का चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। उसमें हम टॉपिक करने जा रहे हैं स्पेक्ट्रम में एमिशन क्या होता है एंड अब्जॉर्प्शन क्या होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के कौन कौन से पार्ट हैं और हमें कौन सा विजिबल है, और एमिशन और अब्जॉर्प्शन में कौन कौन से जो है पार्ट वो यूज़ होते हैं एमिशन और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स सी, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मेरे पास क्या है कि ये एक आपको दिख रहा होगा कि सबसे स्टार्टिंग में लिखा है गामा रेज, फिर उसके बाद एक्स रेज, फिर यूवी या अल्ट्रावायलेट, उसके बाद विजिबल रेंज आती है जो कि हमें ओनली विजिबल रेंज को वाइट लाइट भी बोलते हैं। उसके बाद IR मतलब इंफ्रारेड, फिर रेडियो वेव्स आ जाती हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ सबसे पहले गामा रेज लिखी गई हैं और इनकी जो वेवलेंथ है वो कम होती है। बाद में जैसे जैसे हम मूव करते जा रहे हैं तो वेवलेंथ जो है लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ करती जा रही है। सो इंक्रीजिंग वेवलेंथ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। सो सबसे जिसकी कम वेवलेंथ वाले होंगे वो गामा रेज हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है। ठीक है, उसके बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पार्ट आता है वो एक्स रेज होती हैं, लेकिन इसकी वेवलेंथ जो है गामा रेज से ज़्यादा है। उसके बाद आ जाती है अल्ट्रावायलेट रेज, और ये बिल्कुल छोटा सा पोर्शन, सिर्फ यहाँ पे मैं जो लाइन दिखा रहा हूँ तुम्हें, जो छोटा सा पोर्शन है जो कि वाइट लाइट का है, जो इसे वाइट लाइट भी बोल देते हैं। ठीक है, या विजिबल लाइट भी बोल देते हैं। तो विजिबल लाइट में देखो हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो गया, 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक है। और 700 नैनोमीटर के बाद जो बाद में आता है रेड के बाद वाला जो पोर्शन है उसे बोलते हैं इंफ्रारेड। तो जो वायलेट से पहले वाला पोर्शन होगा उसे बोलेंगे अल्ट्रा वायलेट। ठीक है, सो उसके बाद जो आता है हमारे पास IR के बाद वो है रेडियो वेव्स, तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में इसका जो पोर्शन आता है उसमें सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि 400 नैनोमीटर का रेंज से हम जो देख सकते हैं वो यही एक बैंड है जो हमें दिखाई पड़ता है। ना तो हमें गामा रेज दिखाई देती हैं, ना एक्स रेज दिखाई देती हैं, ना अल्ट्रा वायलेट, ना इंफ्रारेड, ना ही हमें रेडियो वेव्स दिखाई देंगी। हमें तो सिर्फ कौन सा पोर्शन दिखाई देगा, ये विबग्योर वाला। कौन सा? विबग्योर। विबग्योर क्या है? जो कि वायलेट से शुरू होता है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये वाला पोर्शन ही हमें मतलब 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक का पोर्शन ही जो हमें विजिबल होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का। ठीक है, सो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है इसकी एनर्जी है। उसको पे ध्यान में रखते हैं कि एनर्जी जितनी वेवलेंथ कम होगी उसकी उतनी ही एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। सो इसीलिए जो ट्रेंड आप देख सकते हो, एरो जो बैक साइड वाली बिल्कुल ऑपोजिट है। जिस साइड वेवलेंथ है, वेवलेंथ के बिल्कुल जिस डायरेक्शन में वेवलेंथ जो इंक्रीज़ कर रही है उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जो हमारे पास इंक्रीजिंग एनर्जी है। ओके स्टूडेंट्स, सो हमारे पास नेक्स्ट जो डायग्राम आ गई है, जो स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने आपको बताना था कि स्पेक्ट्रम क्या है। तो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जब वाइट लाइट मैंने अभी जो पोर्शन बताया 400 नैनोमीटर से लेकर कहाँ तक, 700 नैनोमीटर तक, ये वाला जो पोर्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो हमें विजिबल है, तो उस लाइट को हमने प्रिज्म में से पास किया, मान लो कि ये हमारे पास कोई लाइट आ रही है, तो लाइट किस में से पास करनी हमने, वी हैव टू पास द लाइट फ्रॉम द प्रिज्म। मान लो कि ये हमारे पास क्या है, प्रिज्म है। तो प्रिज्म के ऊपर जब ये लाइट पड़ रही है तो ये लाइट है, तो लाइट क्या हो जाएगी, जो कलर इसके डिफरेंट कलर्स जो हैं
उनमें डिवाइड हो जाएगी। मान लो कि इसमें से जो 7 कलर है विबग्योर के वो बन रहे हैं। सो आई हैव जस्ट टू शो यू कि हमारे पास जो है डिफरेंट कलर्स, जब प्रिज्म में से लाइट निकलेगी तो वो 7 कलर्स बन जाएंगे। ये तो मैंने आपको सिर्फ 3 बना के दिखाए हैं, लेकिन ऐसे 7 कलर्स जो बन जाते हैं, जो कि क्या है, विबग्योर। मतलब कि हमारे पास वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज एंड रेड। तो सबसे जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ होगी वो होगा रेड, और जिससे सबसे कम वेवलेंथ वाला जो पोर्शन होगा वो होगा वॉयलेट। मतलब 400 नैनोमीटर वाला पोर्शन जो है वो वॉयलेट है, और रेड वाला 700 नैनोमीटर का है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको कहते हैं हम स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है, जब लाइट को प्रिज्म में से पास किया जाता है तो वो 7 कलर्स में, जो 7 कलर्स में है वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये विबग्योर भी बोल देते हैं इसे। विबग्योर का मतलब है कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मैंने बताई आपको 400 नैनोमीटर, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है इस पोर्शन की बताई मैंने 700 नैनोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव अहेड। हमारे पास कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है। कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब है जब वाइट लाइट पास की जा रही थी, तो आपको मैं पीछे डायग्राम पे दिखा देना चाहता हूँ कि कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम ही बोला जाता है। जैसे प्रिज्म में से जो लाइट हमारे पास आई थी उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम ही बोल देते हैं। सो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि जो अभी हमने लाइट देखी है, ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, तो 400 नैनोमीटर में से लेकर यहाँ से आप देखो यहाँ तक, ठीक है, इस रेंज में आप देखो कि आपको एक कलर तो स्टार्ट होता दिखाई दे रहा है, लेकिन उसका एंड होता दिखाई नहीं दे रहा। मतलब एक कलर दूसरे कलर में ही बिल्कुल मर्ज है, और यहाँ कोई भी गैप नहीं है किसी भी कलर में। ऐसे नहीं है कि ये कलर दूसरे वाला शुरू हो गया, फिर तीसरे वाला शुरू हो गया, फिर चौथे वाला शुरू हो गया, ठीक है। ऐसे करके जो सातों के सात कलर ही वो एक दूसरे में मर्ज हुए हैं, ठीक है। तो उनमें कोई भी गैप नहीं है। तो अगर कोई भी गैप ना हो तो इस तरीके के स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम। अगर उसमें कोई भी गैप ना हो, एक कलर जो दूसरे कलर के साथ बिल्कुल उसके साथ साथ ही शुरू हो जाए, तो इस तरीके के स्पेक्ट्रम को बोलेंगे हम कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो एमिशन स्पेक्ट्रा जो वो क्या होता है हमारे पास, एमिशन स्पेक्ट्रा का मतलब है कि जब हम लाइट को पास करते हैं, जब हम प्रिज्म में से लाइट को पास करेंगे, ये मान लो कि हमारे पास प्रिज्म है, तो प्रिज्म को लाइट में से पास करेंगे। प्रिज्म में से लाइट को जब पास करेंगे तो यू कैन सी, यहाँ देखो लाइट पड़ रही है, तो लाइट जब पड़ी तो इसके ये डिवाइड हो जाएगी 7 कलर्स में, ठीक है। सो ये मेरे पास एक सैंपल है, ये सैंपल है, सैंपल में से ये वो लाइट निकल रही है, ठीक है। एक्साइटेड, इस सैंपल को बोलेंगे एक्साइटेड सैंपल। क्या बोलेंगे, एक्साइटेड सैंपल। तो ये जो हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे करके और भी हमारे पास कलर के बैंड्स बन गए होंगे, तो इसको हम फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इनको ले लेंगे। मान लो कि यहाँ फोटोग्राफिक प्लेट लगी हुई है, तो जब ये यहाँ जाके टकराएंगी तो यहाँ जाके हम फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कुछ कलर्स हमारे पास आ जाएंगे। वो कलर्ड बैंड जो होंगे, ठीक है, तो बीच में से उसमें जो कलर्ड बैंड के बीच में कुछ डार्क लाइंस आ जाएंगी, तो उसे हम बोलेंगे एक्साइटेड वाले पोर्शन को सबसे पहले क्या बोलेंगे उसे, एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा कब होता है, जब एब्जॉर्प्शन ना हो
सैंपल ना हो, आपके प्रिज्म और सोर्स ऑफ लाइट के बीच में सैंपल ना पड़ा हो, तब प्रिज्म में से जो डायरेक्टली आके लाइट टकरा रही है तो सैंपल सीधा लाइट कहाँ से आ रही है, सैंपल से आ रही है। जब लाइट सीधा सैंपल से आकर प्रिज्म के ऊपर आ रही है तो उसके बाद जो हमें प्रिज्म ने जो फोटोग्राफिक प्लेट ने उसको रिसीव किया है, तो सबसे पहले आपके पास क्या आ जाएगा, तो वो अब्ज़ॉर्ब जो किया है उसको हम रिकॉर्ड कर पाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए कम्प्लेक्स होगा इसको समझना, क्योंकि एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जो लाइट जो एमिट की गई है, ठीक है, तो उसको हम नोटिस करते हैं, ठीक है, जो प्रिज्म से आ रही है, तो इसे हम फोटोग्राफिक एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो है बिल्कुल उलट होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट, मान लो कि आपके पास यहाँ लाइट है, ठीक है, यू हैव लाइट सोर्स, तो रास्ते में हमारा पड़ा है सैंपल, ये है सैंपल कोई, ठीक है। सैंपल के बाद जो लाइट है वो पास करेगी स्लिट में से, ये है हमारे पास स्लिट, यहाँ होल है, होल में से लाइट निकलती हुई आगे प्रिज्म के ऊपर जाएगी, डैट विल गो ऑन द प्रिज्म। प्रिज्म के बाद हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर दिखाई पड़ेगी। सो आप देख सकते हो कि ये लाइट है, सैंपल के ऊपर पड़ी, सैंपल में से या स्लिट में से निकली, स्लिट में से ये प्रिज्म के ऊपर पड़ी, प्रिज्म में से ये फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर हमें ऐसे दिखाई देंगे। तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर हमें जो लाइट जहाँ से अब्जॉर्ब हो गई वो वाला पोर्शन हमें डार्क दिखेगा। कहने का मतलब है कि कॉन्टीन्यूस वाले स्पेक्ट्रम में हमें डार्क लाइंस जो है दिखेंगी। ये किस में होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में होता है। दिस हैपन्स इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, सैंपल है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज़ सोर्स ऑफ लाइट, ये सैंपल पड़ा है, ये सैंपल में से जो लाइट पास हो रही है वो किसी स्लिट में से पास होगी, तो ये प्रिज्म के ऊपर पड़ रही है, तो प्रिज्म में से जो हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट है उसके ऊपर हम इसको देख सकते हैं। ओके, सो ये हमारे पास हो गया एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो इस तरीके की जब हम स्टडी करते हैं तो इस स्टडी को बोलते हैं, चाहे वो एमिशन की हो चाहे एब्जॉर्प्शन की हो, तो उसे बोल देते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो नेक्स्ट है लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा क्या है हमारे पास, कि किसी भी एटम का जब हम एमिशन स्पेक्ट्रा करते हैं, किसी भी एटम का जब एमिशन स्पेक्ट्रा करते हैं तो ऑफ कोर्स वो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रा ही होता है। तो कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रा जो कि किसी एटम का जब हम गैस फेस में यूज़ करते हैं, कोई सैंपल जो है वो यूज़ कर रहे हैं कौन से फेस में, गैस फेस में, कॉन्टीन्यूस सैंपल जो है तो वो गैस फेस में ही होता है। तो लाइट को कुछ जगह से वो क्या कर देता है, दे एमिट सम लाइट, ठीक है, तो वहाँ बीच में कुछ डार्क स्पेसेस आ जाती हैं, उनके बीच में जो डार्क स्पेसेस आ गई हैं तो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो हर एक एटम का अपना ऐसा स्पेक्ट्रा होता है। कहने का मतलब है कि ये एक तरह से मॉलिक्यूल का डीएनए होता है, जैसे इंसानों का डीएनए होता है, वो एक बंदे का एक ही हो सकता है, एक इंसान का एक ही डीएनए है, ठीक है, वो दूसरे के साथ मैच नहीं करता। इसी तरीके से हर एक एटम का अपना एक यूनिक स्पेक्ट्रा होता है। जब भी उसको एमिशन स्पेक्ट्रा या लाइन स्पेक्ट्रा के लिए ऑब्ज़र्व करने के लिए भेजेंगे तो हमें पता चल पाएगा कि ये कौन सा एटम है, ठीक है। तो हम मान लो कि मैंने हाइड्रोजन गैस है जो उसको डाला, उसको एमिशन स्पेक्ट्रा के लिए फ़ोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उसके प्रिंट लिए, तो मुझे पता चल गया कि ये तो जो प्रिंट बना है इसके ऊपर फ़ोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, वो फ़ोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर प्रिंट जो है वो किसके साथ मैच कर रहा है, जो कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा है उसके साथ मैच कर रहा है। तो इससे मुझे पता चल गया कि सैंपल में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से और भी जो एटम लेकर या उनकी गैसेस लेकर हम सैंपल कर सकते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा भी देख सकते हैं, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी देख सकते हैं। हम दोनों तरीके के स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ठीक है।
जब हम किसी एटम का स्पेक्ट्रा लेंगे तो कॉन्टीन्यूस वाला स्पेक्ट्रा जहाँ एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम जो होगा वही हमारा लाइन स्पेक्ट्रम जहाँ एटॉमिक स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है। सो दिस इज़ अ यूनिक लाइंस। सभी एक तरीके के ये क्या होती हैं, यूनिक लाइंस ही होती हैं। यूनिक इसलिए बोला गया है क्योंकि सभी एटम की अपना अपना अलग जो स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है। सो लेट्स मूव अहेड कि ये आपको अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहाँ डायग्राम में से कि यहाँ देखो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले मैं आपको एमिशन स्पेक्ट्रा दिखा देता हूँ कि एमिशन स्पेक्ट्रा क्या है। कि आप देख सकते हो कि यहाँ एक्साइटेड सैंपल है। एक्साइटेड सैंपल कौन सा होता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन को मिलती है एनर्जी, ये है मेरे पास न्यूक्लियस, ये है शेल नंबर 1। शेल नंबर 1 में इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो शेल नंबर 1 में से इलेक्ट्रॉन जो जंप करके कहाँ जा रहा है, इसको जब एनर्जी मिलेगी तो वो शेल नंबर 2 में चला जाएगा। यही सेम इलेक्ट्रॉन दैट विल गो इन द हायर एनर्जी स्टेट। सो ये 1 था तो ये 2 है, तो वो एक्साइटेड हो गया। एक्साइटेड का मतलब है कि अपने ऑर्बिटल को छोड़ के अपने से ऊपर वाला जो ऑर्बिटल होगा तो वहाँ चला गया। तो इलेक्ट्रॉन जंप्ड फ्रॉम शेल नंबर 1 टू द शेल नंबर 2, तो इसका मतलब है इसको क्या बोलते हैं, एक्साइटेड। तो हमने पहले क्या किया है, सैंपल को एनर्जी दी है, एनर्जी दे के उसे क्या किया है, एक्साइटेड किया है। तो एक्साइट करने के बाद हमने उसको प्रिज्म में से पास करेंगे। तो जब प्रिज्म में से पास करेंगे तो हमारे पास जो डिटेक्शन के लिए हमने फ़िल्म रखी थी, तो यहाँ हमारे पास डिटेक्शन के लिए फ़िल्म है। प्रिज्म में से उस सैंपल को, जो एक्साइटेड सैंपल था, उसको पास किया। तो ये तो स्लिट है, होल है, जस्ट वहाँ से वाइट लाइट जो है पास हो रही है। तो फिल्म के ऊपर देखो हमें कैसे बैंड दिखाई दिए। हमें एमिशन में ऐसे बैंड दिखाई दिए कि एक बिल्कुल ब्लैक कलर का था हमारे पास। जो ब्लैक कलर का था उसमें देखो कलर्ड लाइंस हमें दिखाई दे रही हैं। तो ये कलर्ड लाइंस अगर आपको दिखाई दें ब्लैक पट्टी के ऊपर, ठीक है, ब्लैक स्ट्रिप के ऊपर आपको ये कलर्ड लाइन दिखाई दे रही हैं, तो इसका मतलब है ये कौन सा है, एमिशन स्पेक्ट्रम है, ठीक है। तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट होता है, वो सैंपल के ऊपर पड़ता है। सैंपल हमारे पास, मान लो कि कोई गैस है, कोई गैस फेस में हाइड्रोजन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, या लिथियम हो सकता है, या हाइड्रोजन जैसा कोई भी एटम हो सकता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज। तो एब्जॉर्बिंग जो सैंपल है वो स्लिट में से निकलता हुआ प्रिज्म के ऊपर जाके पड़ रहा है। तो प्रिज्म ने क्या किया, तो उसको 7 कलर के बैंड में डिवाइड कर दिया। तो आपको अब देख सकते हो कि यहाँ से उस सैंपल, अब्जॉर्बिंग सैंपल लिखा है, इसने कुछ लाइट को अब्जॉर्ब कर लिया है। इस सैंपल ने कुछ लाइट को अब्जॉर्ब कर लिया है। तो जितनी लाइट को अब्जॉर्ब किया है वहाँ से हमें कौन से बैंड दिखेंगे, वहाँ हमें ये ब्लैक कलर की लाइंस जो है, डार्क बैंड्स जो है, डार्क लाइंस जो है वो दिखाई दे रही हैं, मतलब ब्लैक वाली जो दिख रही हैं। इसका मतलब है ये कौन सा है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। कहने का मतलब है कि कलर्ड, बिल्कुल हमारे पास जो है कलर्ड स्ट्रिप थी, कलर्ड फिल्म थी, कलर्ड फिल्म के बीच में क्या है, हमारे पास डार्क जो है ब्लैक कलर की लाइंस आ गई हैं। तो इस तरीके के स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलेंगे, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलेंगे। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि दोनों में क्या डिफरेंस है। एमिशन स्पेक्ट्रा में जो लाइंस हैं वो डार्क के ऊपर कलर्ड होती हैं, लेकिन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में कलर्ड स्ट्रिप के ऊपर डार्क लाइंस हैं। बस ये फ़र्क है। ये हर एक एटम का अपना अलग होता है। सो जितनी डार्क लाइंस जो हमारे पास अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में बनी है, जहाँ एमिशन स्पेक्ट्रा में कलर्ड लाइंस आई हैं, ये कितनी लाइंस होंगी, ये सभी एटम का अलग अलग होता है। हाइड्रोजन की अलग होगी, ठीक है, हाइड्रोजन की अलग लाइंस होंगी, हीलियम की नंबर ऑफ़ लाइंस अलग होंगी। तो एमिशन स्पेक्ट्रा जो हाइड्रोजन का होगा वो हीलियम के एमिशन स्पेक्ट्रा के साथ मैच नहीं करेगा, उसमें उतनी नंबर ऑफ़ लाइंस, जहाँ लाइंस के बीच में जो स्पेस है वो उतनी नहीं होगी, ठीक है। सो देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रोजन एंड हीलियम स्पेक्ट्रा। सो मैं आपको, मान लो कि ये मेरे पास एक स्पेक्ट्रम है, तो जिसमें मेरे पास कलर्ड लाइन आई हैं। कलर्ड लाइन किस में आती हैं, हमारे पास किस में आएंगी, कलर्ड लाइन हमारे पास आएंगी
एमिशन स्पेक्ट्रा में। सो एमिशन स्पेक्ट्रा में मान लो कि मेरे पास ऐसा कलर्ड लाइंस, ऐसा बैंड मुझे है जो दिखाई दिया, ठीक है। तो ये मैंने जब हाइड्रोजन को ऑब्ज़र्व किया, मान लो कि ऐसा बैंड दिखाई दिया। लेकिन जब मैंने हीलियम का एमिशन स्पेक्ट्रा किया, ये मैं कौन सा कर रहा हूँ, एमिशन स्पेक्ट्रा कर रहा हूँ मैं हाइड्रोजन का। तो मान लो कि मेरे पास ऐसी कलर्ड तीन लाइन यहाँ आ गई और 2 लाइन यहाँ आ गई। तो अब मैं ट्राई करना चाहता हूँ हीलियम गैस को। जब मैंने हीलियम गैस को ट्राई किया तो वो बिल्कुल एमिशन स्पेक्ट्रा वैसा नहीं होगा। उसमें मैं देख लेता हूँ कि मान लो कि मेरे पास एमिशन स्पेक्ट्रा उसका ऐसे आ गया। तो ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि मान लो कि इसका एमिशन स्पेक्ट्रा ऐसा आ गया। नाउ यू कैन सी द एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम बोथ आर नॉट सेम। तो अगर इन दोनों में यहाँ मान लो कि मेरी 2 लाइंस आई हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ देखो कितनी लाइंस हो गई, 1 2 3 4 5 लाइन है। लेकिन हाइड्रोजन में देखो मान लो कि 3 लाइन थी, ठीक है। यहाँ 3 लाइन है, यहाँ देखो 5 लाइन है। इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन और हीलियम का स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा होगा वो बिल्कुल सेम नहीं होगा। सो दैट्स वाई वी से दैट DNA या फिंगरप्रिंट ऑफ द एटम। तो लाइन स्पेक्ट्रा या एमिशन स्पेक्ट्रा जो है वो एक एटम का क्या होता है, उसका बिल्कुल DNA की तरह होता है। जैसे कि इंसान का DNA अलग होता है, इसी तरीके से हाइड्रोजन का अपना एमिशन स्पेक्ट्रा है, हीलियम का अपना एमिशन स्पेक्ट्रा। इसी तरीके से और भी गैसेस लेंगे ना तो उनका भी अपना अपना एक अलग स्पेक्ट्रा होगा। तो कोई भी किसी के भी स्पेक्ट्रा के साथ, एमिशन स्पेक्ट्रा के साथ मैच नहीं करता। सो ये था कि डिफरेंस बिटवीन एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में, ठीक है स्टूडेंट्स। सो इन एनी केस if you have any problem you can ask or send me a WhatsApp message, or you can ask your problem anytime. Okay students, thank you very much.